गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12 कला वर्ग में भूगोल में पाठ 14 जिसमें भारत जनसंख्या संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए कि जनसंख्या संरचना का तात्पर्य क्या है। किसी भी देश में जनसंख्या की संरचना वहाँ की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है, जिसमें आयु, लिंग, विश्लेषण, निवास का स्थान, मानवीय जाति, जनजातियाँ, लक्षण, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, ये इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं उसमें अध्ययन किया जाता है। भारत की जनसंख्या संरचना का संक्षिप्त में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या से लगाया जाता है, जिसमें प्रजातीय, भाषा और धार्मिक संगठन का अध्ययन भी किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1921 में भारत में 88.8% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। यानी कि भारत है वो मूलतः ग्राम प्रधान देश कहलाता था और आज भी कहलाता है। औद्योगिक विकास होने पर नगरों की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जैसे जैसे उद्योग लगे तो उन क्षेत्रों में काम करने के लिए लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है और धीरे धीरे लोगों को रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र है वो औद्योगिक नगरों में बदल गए। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या, भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। 2011 की यदि हम बात करते हैं, जब जनगणना हुई थी उस समय देश में 6,40,867 गाँव थे और गांव की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गांव की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में 1,06,704 थी। इसी प्रकार से उसके बाद में दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, तीसरा नंबर आता है बिहार का, उसके बाद में आता है राजस्थान का। राजस्थान में उस समय 44,672 गाँव थे। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में 40,203 गाँव थे। तो देश की अगर बात की जाती है, देश में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिकरण है वो हिमाचल प्रदेश। यानी गांव की अगर बात की जाती है तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश में 89.96% है। इसी प्रकार से फिर अगर हम देखो इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का सारणी 14.1 दे रखी है, जो 1921 से 2011 के मध्य अलग अलग ग्रामीण जनसंख्या मिलियन में, नगरीय जनसंख्या मिलियन में, कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, ये भी इसमें सारणी में आप देख सकते हैं। नगरीय जनसंख्या की फिर बात करते हैं तो 1981 में जब जनगणना हुई थी उस समय हमारे देश में 3,245 नगर थे। यानी कि जिनमें 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, अर्थात 19,50,00,000 जनसंख्या निवास करती थी। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 23.4% था। इस प्रकार से यहाँ भारत नगरीय जनसंख्या का ग्राफ भी दे रखा है 1901 से लेकर 2011 के बीच में किस प्रकार से। फिर 1931 में जनसंख्या की वृद्धि है वो प्राकृतिक वृद्धि के रूप के समकक्ष थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या राज्य स्तर पर अगर बात करते हैं, 2011 में जब जनगणना हुई थी उस समय भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935 है। अगर बात की जाए कि देश में
सबसे ज़्यादा नगरों की संख्या किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य की में है, जहाँ 721 नगर कस्बे थे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश 648, मध्य प्रदेश में 664, महाराष्ट्र में 256, कर्नाटक राज्य में 220 नगर थे, गुजरात में 195 नगर कस्बे थे। इसी प्रकार हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की बात की जाती है, तो राजस्थान में 185 राज्य नहीं सॉरी राजस्थान में 185 नगर कस्बों की संख्या थी। 2011 की अगर बात की जाती है कि जनसंख्या की संरचना में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाले कौन कौन से राज्य थे? मिजोरम में 51.51% सबसे ज़्यादा, और सबसे न्यूनतम यानी कम हिमाचल प्रदेश में 10.04% मिलता है। इसी प्रकार से भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से ऐसे कारक हैं। 2011 की अगर बात की जाती है तो हमारे देश में 31.20% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। या फिर क्या सारणी भी दी गई है, ग्राफ के साथ में एक सारणी भी दी गई है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या 2011 की तुलना की गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक तरफ जनसंख्या जिसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या दर्शाई गई है, इनका आप सारणी में अध्ययन कर लेना। केंद्र शासित प्रदेश भी दिए गए हैं। उसके बाद में भारत का ये मानचित्र दिया गया है नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय जनसंख्या की यदि बात की जाती है तो आप देखिए 20 से कम, जहाँ डॉट 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 दिखा रखा है, जिसमें आप देखिए इसमें उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर साइड के क्षेत्र दिखा रखे हैं, और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से इसमें 20 से 30 के बीच में देखिए आप तिरछी लाइनें दिखा रखी है, जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इस आकार में देखो इसमें दिखा रखा है कि 20 से 30% जनसंख्या है। कौन कौन से हैं, जिसमें आपको एक दो मैं बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी राज्य भारत के। तो इस सारणी को भी अब मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव। ये पहली बात देखी जाती है कि नगरीकरण का बढ़ता। नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं मिलती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा इस प्रकार की परिवहन की इनकी सुविधाएं कम होती है। तो इसलिए धीरे धीरे नगरों के अंदर हम रोज़गार के लिए या शिक्षा सुविधाओं के लिए या उच्च शिक्षाओं के लिए, इस प्रकार के कार्यों के लिए हम शहरों में जाते हैं, इसलिए नगरीकरण बढ़ जाता है। फिर नगरीकरण आकर्षण, क्योंकि वहाँ चमक दमक से भरा होता है नगरीकरण। शिक्षा का प्रसार भी है, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार है वो अधिक होता है। औद्योगिकरण गांव में न होकर के, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है वो तो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए वहाँ कृषि के अलावा अन्य बहुत कम ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। परिवहन और संचार साधनों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। कृषि का अलाभकारी होना, क्यों कृषि का अलाभकारी का मतलब क्या हुआ कि जैसे भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। समय पे मानसून अगर आता है, समय पे बारिश होती है तो खेती की बुआई की जाती है। तो हो सकता है अच्छी बारिश होने के साथ साथ में कृषि की पैदावार भी अधिक होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। फिर लघु और कुटीर उद्योगों की समाप्ति, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग हैं वो समाप्त हो गए अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद। और इसलिए भारत में जब अंग्रेज़ आए थे उस समय हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद में ये मशीनों से कार्य होना शुरू हो गया, तो हमारे जो लघु और कुटीर उद्योग वो समाप्त हो गए, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोज़गार है वो बंद हो गया। ये बहुत से कारण हैं। इन कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर स्थानांतरित हुई है।
जैसे नगरों के बढ़ते आकार कारण नगरीय पर्यावरण, जैसे जैसे नगरों की वृद्धि होती है, मेगापोलिस कहा जाता है जिनको, तो प्रदूषण भी बढ़ता है, लिंगान का अनुपात भी प्रभाव होता है, नगरीय समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, इन सब की समस्या है वो जनसंख्या बढ़ने के साथ में ये भी बढ़ जाती है। सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार पर भी इसका प्रभाव है, असर है वो सीधा पड़ता है। लिंगानुपात की अगर हम बात की जाती है तो जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। जैसे कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि किस प्रकार से निकाला जाता है इसको, कि स्त्रियों की कुल संख्या में पुरुषों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है और उसके बाद 1000 से इसको गुणा करते हैं, तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। फिर लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत में 1901 में 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियां थी। इसी प्रकार से जब 30 वर्षों के बाद में जनगणना 1931 में हुई तो लिंगानुपात घट करके 972 से 950 हो गया। 1981 में फिर लिंगानुपात में गिरावट आई। 1991 में फिर जनगणना हुई, उस समय भी लिंगानुपात है वो 1981 की तुलना में घट करके 927 हो गया। इसलिए भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम होती गई, क्योंकि शिक्षा का अभाव सबसे बड़ी चीज़ है। जब हमारा समाज, हमारा देश यदि पढ़ा लिखा होगा, निश्चित रूप से स्त्रियों की संख्या में वृद्धि अवश्य होगी। इसके कई कारण भी हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, यानी हमारा समाज आज भी रूढ़िवादी है, लेकिन पहले की अगर तुलना की जाती है उसकी तुलना में कम हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा होती है समाज में कि भी कम से कम एक पुत्र प्राप्ति जरूर हो। ये जो चीज़ें हैं हमारे पढ़े लिखे समाज से, यानी ये कहें पढ़े लिखे समाज अब वर्तमान में है, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे बाल विवाह, यानी छोटी उम्र में बच्चियों की या लड़कियों की शादी कर देना, स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर, स्त्रियों को चार दीवारी में रखना, तो वो समाज से कट जाती है। और सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता होती है, जबकि महिलाओं को पीछे रखा जाता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो स्त्रियां भी पुरुषों की से कम नहीं है। लेकिन ये पहले धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि यहाँ इसके बाद में भारत में लिंगानुपात 1901 से 2011 में दिखाया गया है। 1901 में 972 था, 2011 में फिर 940 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, भारत में लिंगानुपात की एक सारणी भी दिखाई गई है। विश्व में अगर बात करें तो 984 है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे विश्व में 984 स्त्रियों की संख्या है। तो इसके भी कई है। भारत में यौन अनुपात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नकारात्मक रहा है। सारणी भी दिखाई गई है इसमें, और अनुपात में गिरावट भी दर्ज की गई है। उसके बाद में आप देख लो 2011 की में जनगणना हुई थी, उस समय हमारे देश में 940 लिंगानुपात हो गए। राज्य स्तर की बात की जाती है तो इसमें देखो भारत में औसत लिंगानुपात है वो 940 है। कुछ ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, कुछ ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय औसत से, यानी राष्ट्रीय औसत कितना हुआ हमारा 940 लिंगानुपात से अधिक राज्य जैसे केरल है, उदाहरण के तौर पे 1084 है, तमिलनाडु में 995 है, आंध्र प्रदेश में 992 है। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में 1031, लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो 945। लेकिन 940 से यानी राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य, जिसमें सबसे कम हरियाणा की बात है कि 877, जम्मू कश्मीर में 883, सिक्किम में 889, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दमन और द्वीप में 618 है। बहुत ही शोचनीय स्थिति है हमारे देश की। दादर और नगर हवेली 775, चंडीगढ़ में 818। तो इस प्रकार से यहाँ
राज्यवार लिंगानुपात भी दिखाया गया, आप ध्यान से देखेंगे इस सारणी में। और उसके बाद में अगर हम बात करें भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण, अभी हमने पीछे भी चर्चा की थी कि इसमें कारण था कि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता देना, यानी लड़कों को ही समाज में प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों को नहीं। पढ़ाई लिखाई या शिक्षा के क्षेत्र में इसमें बाल विवाह की अगर हमने बात की थी, छोटी उम्र में विवाह कर देने पर प्रसव काल में मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता यानी स्त्रियों को आज़ादी नहीं है। बालिका शिक्षा का अभाव भी एक प्रमुख कारण माना जाता है हमारे समाज में। अब तो फिर भी धीरे धीरे बालिकाओं को शिक्षा का प्रोत्साहन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद में नगरीकरण, आयु संरचना की अगर हम बात करें कि जनसंख्या के आयु वर्ग के अध्ययन से श्रम शक्ति आश्रित जनसंख्या, दीर्घ आयु आदि के बारे में, जैसे किशोर है वो जिनको माना गया कि 15 वर्ष से कम आयु, प्रौढ़ है वो 15 से 55 वर्ष की आयु, वृद्ध है उनको 60 से अधिक आयु में माना गया है। यह मानचित्र में दिखाया गया है पुरुष और महिला अनुपात, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर ये मानचित्र यहाँ दिखाए गए हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या के बारे में यहाँ दिखाया गया है। आयु वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष, युवा वर्ग 14 से 15 से 59 आयु वर्ग समूह को, वृद्ध आयु वर्ग है उसको माना गया है 60 से अधिक आयु समूह को। यहाँ जनसंख्या का प्रतिरूप संगठक के रूप में दिखाया गया है और एक सारणी भी दिखाई गई है। सारणी को ध्यान से पढ़ेंगे आप सारे बच्चे। उसके बाद में साक्षरता की अगर बात की जाती है तो हमारे देश में साक्षरता है वो सबसे अधिक केरल राज्य की है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भी, ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से कारण हैं? अर्थव्यवस्था का प्रसार, नगरीकरण का स्तर, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की है, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं का उपलब्धता यानी शिक्षा की सुविधाएं वो कितनी हासिल या उपलब्ध है, यातायात और संचार के साधनों का विकास, तकनीकी विकास का स्तर और सार्वजनिक इस प्रकार की नीति सरकार द्वारा किस प्रकार से बनाई गई है। फिर यहाँ साक्षरता का प्रतिरूप भी दिखाया गया कि 1901 में देखिए हमारे देश में कुल पढ़े लिखे लोग यानी 5.35%, यानी कि 100 में से केवल 5% से कुछ ऊपरी पुरुष कुल साक्षरता थी हमारी। पुरुष थे वो 9.83, महिला है वो 1% भी नहीं थी, 0.60%। 2011 में बढ़कर हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत था वो 74.04%। पुरुष साक्षरता की जहाँ तक बात की जाती है तो 82.14%, और महिला की जो प्रतिशत है साक्षरता का वो 65.46। अब यहाँ साक्षरता का प्रतिरूप भी दिखाया गया है साथ साथ में इस ग्राफ के माध्यम से, ध्यान से देखेंगे और ग्राफ को आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखिए राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं। यानी सबसे ऊपर आता है केरल का नाम, जहाँ 93.91% के साथ देश के अंदर पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप की अगर बात करें, उसके बाद मिजोरम में 91.58%। प्रथम स्थान पर केरल है। जो महिला साक्षरता अगर बात की जाती है केरल की तो 92% है। और उसके बाद में राष्ट्रीय से कम साक्षरता वाले राज्य जैसे बिहार 63.82% है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान में 67.06% यहाँ की साक्षरता है। उसके बाद राष्ट्रीय से कम पुरुष साक्षरता दर की न्यूनतम बिहार में है 73.5। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप भी अगर यहाँ देखा गया है। फिर उसके बाद में प्रभावित साक्षरता का वितरण है वो भारत की जनगणना 2011 पुरुष प्रारूप दिखाया गया है। इसमें देखिए कि 55
प्रतिशत से कम साक्षरता वाले राज्य, और फिर इसमें दिखाया गया 70.01 से अधिक साक्षरता वाले कौन कौन से राज्य हैं, वो भी इसमें दिखाए गए हैं। फिर साक्षरता की यहाँ श्रेणी भी दिखाई गई है, सारणी दिखाई गई है, सारणी को पूरे केंद्र शासित प्रदेशों की इनकी। फिर उसके बाद में भाषाई वर्ग के बारे में बात करें संक्षेप में। बोली एक क्षेत्र विशेष की होती है, जबकि भाषा है किसी राष्ट्र की कार्यशैली की भाषा। जैसे इसमें दिखाया गया है कि बोली और उत्पत्ति भाषाओं को उनकी बोली और उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्ग बांटे गए हैं। इंडो यूरोपियन, द्राविडियन, साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनके बारे में। तो ये हमने यहाँ श्रेणी भी दिखाई गई है इनकी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनका प्रतिशत क्या था। हिंदुओं का प्रतिशत था 2011 में, अगर बात करें 2001 में, तो हिंदुओं का प्रतिशत था 80.45%, जो कि 2011 में घट करके 79.56%। मुस्लिम की यदि बात की जाती है तो 2001 में 13.43 और बढ़ करके 2011 में 14.31%। यानी कि मुस्लिम समुदाय की आबादी 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है प्रतिशत के रूप में, जबकि हिंदुओं की यदि बात की जाती है तो 2001 की तुलना में 2011 में घटी है। तो इस प्रकार से प्रजातीय नरजातीय संगठन के बारे में यहाँ से दिखाया गया है। फिर यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिखाए गए हैं, और उसके बाद में इनको ध्यान से पढ़ेंगे। ये कुछ हमने क्लास में पाठ ये पढ़ाया भी था, कुछ रह गया वो आपको यहाँ पढ़ा दिया गया है। और तो इनके प्रश्न उत्तर हैं वो आप सारे के सारे करेंगे। अपने अभ्यास की पुस्तक है, आपको जो रजिस्टर लगा रखा है उस रजिस्टर के माध्यम से, तो आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। और कार्य भी है वो नोटबुक में करना। जब स्कूल खुलेंगे तब हम कॉपी आपकी जांच करेंगे। धन्यवाद।